Hello everyone, welcome to your social science class. So dear students, let's continue our chapter manufacturing industries. First is agro-based industry. We are doing classification of industry. According to agro-based industry, there are three types of industry. First is cotton textile. Cotton textile industry. The first textile industry was established in Mumbai in 1854. जो पहली टेक्सटाइल मिल थी वो तैयार की गई थी मुंबई में 1854 में 1854 में। कॉटन मिल जो है वो कंसंट्रेटेड हैं ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में। क्यों हैं उसके पीछे रीज़न है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब महाराष्ट्र और गुजरात में ह्यूमिड क्लाइमेट है। ह्यूमिड क्लाइमेट में जो सॉइल होती है वो ब्लैक सॉइल होती है और जहाँ ब्लैक सॉइल है वहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। कॉटन प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वो रॉ मटेरियल होगा जो हमें कहाँ से मिलता है, फील्ड से मिलता है। रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र और गुजरात में रॉ मटेरियल यानी कि हमें कपास इजीली वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, राइट। तो वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट है। ह्यूमिड क्लाइमेट में जो कॉटन की प्रोडक्शन है वो अच्छी होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास मार्केट भी अवेलेबल है। अब मार्केट जहाँ पे अवेलेबल है तो वहाँ पर इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो करती है। नेक्स्ट लेबर। अब लेबर के बिना तो कोई भी काम नहीं हो सकता और कॉटन प्रोडक्शन में तो लेबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। आप पिक्चर में देख सकते हो कॉटन को ग्रो तो कर लिया। अब ग्रो करने के लिए अब हम ग्रो करने के लिए भी लेबर की नीड होती है और बाद में उसको प्लग करने के लिए जब वो तैयार हो जाती है उसको प्लग किया जाता है। जैसे चाय कॉफ़ी के पत्ते तोड़े जाते हैं, इसी तरह से जो कॉटन है उसको भी प्लग करके और इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है। अब प्लकिंग के लिए भी हमें लेबर की ज़रूरत होती है। तो महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास अच्छी सस्ती और चीप लेबर अच्छे से प्रोवाइड हो जाती है। सो महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास कॉटन मिल्स ज़्यादा कंसंट्रेट पाई जाती हैं, यानी कि ज़्यादातर वहाँ पर सेटअप है। नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज़। अब सभी इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अब ये चैलेंजेस कौन कौन से हैं? इरेटिक पावर सप्लाई। अब कॉटन इंडस्ट्री में आपको पता है कि पावर की तो ज़रूरत होती है, बिजली की ज़रूरत होती है। अगर पावर सप्लाई नहीं होगी तो कोई भी इंडस्ट्री इजीली काम नहीं कर सकती, वर्क नहीं कर सकती और इससे क्या होगा, वो इंडस्ट्री यानी कि आगे ग्रो नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट इज़ आउटडेटेड मशीनरी। अब मशीनरी जो है बहुत पुराने समय से, अब आपने देखा 1854 में फर्स्ट जो मिल थी वो सेटअप की गई थी। अब 1854 की जो मिल्स हैं अब उनमें पुरानी मशीनें हैं, उसके बाद भी मतलब 60 70 80 साल पुरानी मशीनें मिल्स के अंदर पाई जाती हैं। अब इतनी पुरानी मशीनरी से इतना अच्छा आउटपुट नहीं मिल पाता, तो ये भी एक कॉटन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा चैलेंज है। लो आउटपुट ऑफ लेबर। अब जो लेबर है वो सही ढंग से काम नहीं करेगी, उसका आउटपुट अच्छा नहीं होगा तो कोई भी इंडस्ट्री काम नहीं कर पाएगी, अच्छे से सेटअप नहीं हो पाएगी, ग्रो नहीं कर पाएगी। और जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। अब लेबर काम नहीं करेगी तो प्रोडक्शन भी कम होगा, अब वहाँ पे काम भी कम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है एक तो आउटडेटेड मशीनरी है, आउटडेटेड मशीनरी और टेक्नोलॉजी भी पुरानी तरीके से अपनाते हैं। जो लेबर है वो भी पुराने ढंग से काम करती है। अब कॉटन को ग्रो करना और कॉटन को प्लग करना, कोई नई मशीनरी नहीं आई, बहुत पुराने टाइम से ये पुरानी जो मेथड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अब इसके अंदर हम एक और एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। अब जो फाइबर इंडस्ट्री है, अब आजकल सिंथेटिक फाइबर आ चुकी हैं और इससे भी एक बहुत बड़ा कंपटीशन मार्केट में आ चुका है। इस कंपटीशन बहुत स्टिफ कंपटीशन आ गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। नेक्स्ट इज जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब जो जूट है, जूट को हम क्या बोलते हैं, सेकंड नेम क्या है इसका, गोल्डन फाइबर। अब गोल्डन फाइबर है, सुनहरा रेशम इसको बोला जाता है।
ये इसका सेकंड नेम है। जूट को हम सुनहरा रेशम बोलते हैं क्योंकि ये कलर इसका कैसा होता है, गोल्डन होता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं जो इसका कलर है वो गोल्डन कलर है। अब जो जूट की फर्स्ट मिल थी इंडिया के अंदर, वो सेटअप की गई थी कोलकाता के अंदर 1859 में। अब जो जूट मिल है हुगली बेसिन, हुगली नदी के आसपास लोकेट की गई है। अब हुगली नदी के आसपास क्यों लोकेट की गई हैं, आइए हम इसके बारे में जानेंगे। रॉ मटेरियल, अब पता है हुगली रिवर से हमें के आसपास अगर इंडस्ट्री सेटअप हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो जूट की प्रोडक्शन भी होती है, वेस्ट बंगाल में जूट की प्रोडक्शन होती है, तो वहाँ से कच्चा माल इजीली लाया जा सकता है। नेक्स्ट इज चीप लेबर, लेबर जो है वो इजीली अवेल कराई जा सकती है बिहार से, उड़ीसा से, और वेस्ट बंगाल कोलकाता में भी वहाँ पर लेबर इजीली और चीप प्राइस पे हमें लेबर इजीली मिल जाती है। और मैक्सिमम काम लेबर का ही होता है। आपको पता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ऑलमोस्ट लेबर का ही काम होता है। और वाटर इसका मेन रोल प्ले करता है। वाटर से ही इरिगेशन की जा सकती है। इरिगेशन कहाँ से होगी, हुगली बेसिन, हुगली नदी पास होने के कारण जूट की जो इंडस्ट्री है उसमें पानी की कोई समस्या नहीं आती और इजीली पानी अवेल किया जा सकता है। कहाँ से, हुगली बेसिन से, हुगली नदी से। और डियर स्टूडेंट्स, मार्केट, अब इनके आसपास मार्केट भी सेटअप हैं। अब कोई भी अगर इंडस्ट्री हम सेटअप करते हैं, कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या फिर स्टील इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल, लेबर, वाटर, मार्केट, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पावर सप्लाई भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। पावर सप्लाई नहीं होगी तो ये इंडस्ट्री वर्क नहीं कर पाएंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल जूट पॉलिसी फॉर्म इन 2005। अब 2005 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी जो लागू की थी वो थी नेशनल जूट पॉलिसी। अब जो जूट है वो एक एक्सपेंसिव फाइबर है। इस पे जो हम प्रोडक्शन करते हैं बहुत ज़्यादा इस पर खर्चा आता है, बहुत एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, तब जाके हमें प्रोडक्शन मिलता है। अब प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तो और ज़्यादा हमें उस पर खर्च करना पड़ेगा। तो इसके ये बहुत ही एक्सपेंसिव जो है फाइबर है। इसके ऊपर अब नेशनल जूट पॉलिसी थी, उसने इसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, इसकी क्वालिटी के साथ साथ इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस चलाए थे जिससे ये इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाए। अब डियर स्टूडेंट, जैसे अदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आई हैं, तो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आए हैं। जो NJP थी, जो नेशनल जूट ये पॉलिसी जो बनाई थी गवर्नमेंट ने, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जूट इंडस्ट्री के लिए अच्छी नहीं मानी गई थी। सो ये एक उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। अब इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, अब नेशनल जो पॉलिसी थी, नेशनल जूट पॉलिसी थी, उनका भी एक मेन पर्पस ये था कि इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। बट मतलब लो प्रोडक्टिविटी थी और इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर की ज़रूरत होती है, मनी की ज़रूरत होती है। अब इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट कैसे होगा। अब इंक्रीजिंग करने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जूट की प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। अब इम्प्रूविंग क्वालिटी, अब जूट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको पता ही है इस पे बहुत ज़्यादा खर्च होता है। ये बहुत कॉस्टली जो फसल है, बहुत ज़्यादा कीमती फसल माना जाता है। इसीलिए इसको गोल्डन फाइबर सिर्फ ये कलर से ही नहीं बल्कि इसकी कहते हैं कि जो सूरत है और सीरत, यानी कि इसकी क्वालिटी और जो क्वांटिटी है, दोनों ही इसकी बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। इसकी क्वालिटी और क्वालिटी भी अच्छी है और क्वांटिटी भी। और इसकी क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए। अब इसकी क्वालिटी ऑलरेडी इतनी अच्छी है, इसका कलर इतना अच्छा है, तो इसको और इम्प्रूव करने में बहुत बड़े चैलेंज आ रहे हैं और ये भी एक इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इंश्योरिंग गुड प्राइस, अब जो जूट है उसके ऊपर अब हमारी हर फसल पे हमारी गवर्नमेंट जो है
वो प्राइस फिक्स करती है। अब जो है गवर्नमेंट के बेस पे ही हमारे जो गुड्स पे या कोई भी क्रॉप्स है उसके प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करेगी। अब हम इंश्योर नहीं कर सकते कि किस वर्ष में कितनी इसकी प्राइस होगा, कितना नहीं होगा, ये किसी भी फार्मर के और पीजेंट के हाथ में नहीं होता। तो ये इंश्योर करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट इज़ शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री एक जो इसके अंदर है, जो शुगर है, शुगर का जो प्रोडक्शन है इंडिया में वो सेकंड नंबर पे है वर्ल्ड में। इंडिया स्टैंड सेकंड इन द वर्ल्ड, सेकंड पोजीशन पे इंडिया स्टैंड करता है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा कंट्री है? ब्राज़ील। अब ब्राज़ील जो है बहुत ज़्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गन्ना वहाँ पर उगाया जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, एक बात और मैं आपको बता दूँ, एक फैक्ट है 2018 और 19 में ऐसा हुआ कि इंडिया का प्रोडक्शन ब्राज़ील से ज़्यादा रहा और इंडिया ने ब्राज़ील को बीट किया पिछले 2 सालों में। अब 2020 की क्रॉप्स अब हमारी आएगी नेक्स्ट अब जो इसकी जब हम सर्दियों के अंदर ये फसल आएगी, तैयार होगी। और सबसे बड़ी बात है ये एक ईयरली क्रॉप है, ये एक साल में तैयार की जाती है। अब आइडली लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, अब सबको पता है कि जहाँ पे इंडस्ट्री होगी उसके आसपास रॉ मटेरियल होना चाहिए। अब खासकर शुगर केन की क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाती है अगर रॉ मटेरियल उसकी इंडस्ट्री से या शुगर मिल से दूर है तो, इसीलिए रॉ मटेरियल के आसपास ही इंडस्ट्री सेटअप की जाती है। अब डियर स्टूडेंट्स, 60% जो मिल्स हैं वो यूपी और बिहार में पाई जाती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन बिहार और यूपी में होता है, इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन। शिफ्टिंग टू महाराष्ट्र एंड गुजरात, अब महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर भी जो शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस ऑफ शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। सीजनल नेचर, अब इसका जो नेचर है, जो फसल है ये हमारी, मैंने आपको बताया था कि ये ईयरली क्रॉप है, ये एक वर्ष में तैयार होती है, तो इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ट्रांसपोर्ट डिले, अब जो शुगर केन है, अब अगर शुगर केन को अगर काफ़ी दूरी से लाया जाता है या फिर रॉ मटेरियल आसपास नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट अगर डिले है तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, इसकी क्वालिटी है, वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाती है। अब आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट्स, गन्ना अगर आप लेके आते हैं अपने घर में, उसको 2-3 दिन तक रखो, 2-3 दिन में वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो उसका रस है वो सूखना स्टार्ट हो जाता है। तो जो इसी प्रकार से अगर ट्रांसपोर्ट में डिले हो जाती है, ट्रांसपोर्ट में अगर देरी हो जाती है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर शुगर मिल है, तो उसकी क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, अब डियर स्टूडेंट्स, जो ये शुगर केन का मेथड है प्रोडक्शन का, वो बहुत ही पुराना है इंडिया के अंदर। पहले हम सैपलिंग मेथड से इसको ग्रो करेंगे, सैपलिंग जैसे कि हम पैडी क्रॉप्स में भी सैपलिंग रेडी करते हैं, और ऐसे ही गन्ने की क्रॉप्स में भी, यानी कि शुगर केन की क्रॉप्स में भी हम सैपलिंग रेडी करेंगे। आफ्टर द रेडीनेस ऑफ द सैपलिंग हम इसको कट करेंगे वहाँ से, और इसको पीसेस में कट करके फिर हम दोबारा से इसको ग्रो करते हैं। तो ये एक बहुत ही पुराना मेथड है और इनएफिशिएंट मेथड है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम पुराने मेथड से काम कर रहे हैं। और ओल्ड मशीनरीज़, अब शुगर मिल की बात करेंगे, शुगर मिल जो हैं इतनी पुरानी मिलें हैं इंडिया में, कम से कम 80 और 70 साल पुरानी जो मिलें हैं उनके अंदर मशीनरी भी इतनी पुरानी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके बाद है यूज एट बैगेज। जो बैगेज होता है, बैगेज आपको पता होगा, जो इसकी बचा हुआ वेस्ट मटेरियल होता है। अब आपने देखा होगा गन्ने की जो जूस की स्टॉल होती है, आप उसके पास जाएंगे तो गन्ने का वेस्ट निकलता है, अब आपको रस वो निकाल के दे देते हैं, उसका वेस्ट बच जाता है, वो होता है बैगेज। अब शुगर मिल में अगर हम देखेंगे तो बैगेज बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उसको सही तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, अदरवाइज़ वो भी एक पोल्यूशन का काम करता है। और बैगेज को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? पेपर बनाने के लिए। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, अब नेक्स्ट हमारी आती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का एग्जांपल देते हैं। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है
लोहा और इस्पात उद्योग जो है इसको हम बेसिक इंडस्ट्री बोलेंगे, क्योंकि ये आधारभूत उद्योग भी इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर आधारित हैं दूसरी इंडस्ट्रीज़। जैसे कि एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में हम देखते हैं जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज़ हैं, सभी आयरन से ही रेडी होते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन जैसे ट्रक है और हमारे ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, सब हम आयरन से रेडी करेंगे। तो ये एक बेस है, बेसिक इंडस्ट्रीज़ को इसीलिए बोला जाता है क्योंकि दूसरी इंडस्ट्रीज़ की मशीनरीज़ इसी में तैयार होती हैं, इसी में रेडी होती हैं। तो ये इंडस्ट्री क्या है? आधारभूत उद्योग कहलाती है, बेसिक इंडस्ट्री कहलाती है। अब रॉ मटेरियल की बात करते हैं। इसमें कच्चा माल जो है आयरन ओर भी है, कोल भी है, लाइमस्टोन भी है। इसमें जो रेशो है इसका 4:2:1 का काम करता है जो ये रॉ मटेरियल है। तो इस तरह से ये मिक्सचर है। इसके बाद छोटा नागपुर प्लेटू जो है वहाँ पर मैक्सिमम आयरन और स्टील इंडस्ट्री पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास अब हमें देखने को मिलता है कि इतने सारे मिनरल्स, यानी कि इतनी सारी वहाँ पर हम मिनरल्स मिलते हैं, हमें माइंस है वहाँ पर, इतनी सारी माइनिंग है। माइंस में से हम क्या मिलता है? माइंस से हमें मिनरल्स मिलते हैं और इसीलिए मिनरल्स जहाँ पाए जाएंगे वहीं पर क्या होगी? इंडस्ट्रीज़ सेटअप होंगी। तो छोटा नागपुर के आसपास बहुत सारी स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलती हैं। और जहाँ पर आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इसी कारण से रॉ मटेरियल वहाँ मिलता है इजीली। चीप लेबर, वहाँ पर सस्ती लेबर और सस्ते दामों पर मज़दूर उनको आसानी से मिल जाते हैं काम करने के लिए। मार्केट वहाँ पर अवेलेबल है। और पावर सप्लाई, यानी कि बिजली का जो सप्लाई है और इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर इजीली अवेलेबल है। तो वहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास क्या है? सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आयरन और स्टील इंडस्ट्री देखने को मिलती है।